अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं वाशिंगटन के शहर नॉर्थ बेंड में हूँ और यहाँ पर मैं निंटेंडो गेम, जो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बच्चे खेलते हैं, उसका एक लोड उठाने आया हूँ। हमारी AWB का ट्रेलर ऑलरेडी यहाँ ड्रॉप्ड ऑफ था, सो ऑलरेडी लोडेड ट्रेलर है और आज फ्राइडे का दिन है और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि ये बहुत पहाड़ों के अंदर एक बहुत खूबसूरत वैली है जिसका और रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और मुश्किल है और सर्दियों में बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल ये मेरा ट्रक और ट्रेलर जिसमें मैं लोड लेकर जाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे रास्ता भी जो है सियाटल से बेंड तक का, और फिर हम नीचे डाउन साउथ जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, मैं इस वक्त चहालस में हूँ और स्टारबक्स में बैठा हूँ। अपनी दूध पत्ती मैंने ऑर्डर की है। दूध पत्ती मीन्स के 2 इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी बैग्स, 70% ऑफ वाटर, वेरी हॉट वाटर, एंड रेस्ट 30% हाफ एंड हाफ स्टीम्ड मिल्क। सो जब तक मेरी दूध पत्ती आती है वो मुझे आवाज़ देती है। मैंने कहा कि आपसे कुछ बात कर लूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तानाज़नी अपने ज़ोरों पर है और वो आज कल KPK का दौरा कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। उनकी हिट लिस्ट पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और मियाँ साहब को कभी लाडला और कभी सिलेक्टेड कहते हैं और कभी नून लीग को महंगाई लीग कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि बंद कमरों में बैठकर फैसले करवाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। सोने पर सुहागा के फिर बिलावल उनको यानी मुस्लिम लीग को एडवाइस भी करते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सियासत करना सीखें और अवाम के लाडले बने, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के लाडले बने। बहरहाल इसका फ़ैसला तो आने वाला बैलेट बॉक्स ही करेगा। और वो ये भी कहते हैं कि हमेशा मियाँ साहब गलती क्यों करते हैं और गलत साइड पर क्यों होते हैं। बहरहाल इसका एक काउंटर आर्गूमेंट भी आता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जनाब 2018 में हम पर बहुत जुल्म हुआ और ज़्यादती हुई, तो ये जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है ये हमारा हक है। आपको एक स्टेटमेंट सुनाते हैं मौलाना डीजल की, शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि वो क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए और पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि तमाम सियासी ज़ोमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। 75 साल हमने गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते
अब हम थक चुके हैं। छोड़ो पुरानी लकीरों को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हमें नया सियासत आगाज करना पड़ेगा। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं। मेरी कॉफ़ी आ गई, यानी सॉरी दूध पत्ती आ गई है, मैं दूध पत्ती भी एंजॉय करूंगा साथ साथ। बहरहाल चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई जो सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो क्या एक पर्टिकुलर माइंड सेट के साथ चलते हैं और वो उस माइंड सेट को यानी 90 की दिहाई की और 80 की दिहाई की सियासत को नहीं छोड़ना चाहते, और क्या वाकई उनको रूम देना चाहिए इन नए यंग पॉलिटिशियंस को या नहीं? जी अहमद। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कुछ यूँ कहा कि बाबा जी जान दियो साड़ी वारी जान दियो कि जो सीनियर सियासतदान हैं वो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। अल्फाज उन्होंने थोड़े से ज़्यादा सख्त इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने कहा यही कि जो इस वक्त सीनियर सियासतदान हैं वो मुल्क की जड़ों में बैठने वाले सबसे जो हैं वो मुल्क का सबसे अहम मसला जो है वो इस वक्त बूढ़े सियासतदानों से जान छुड़ाना। ये आलमोस्ट उन्होंने बिलावल साहब ने खुल के ये बात की। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रीअश्योर कर रहे हैं दूसरे अल्फाज में, जब वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि मियाँ साहब ही अगले वज़ीर आज़म हैं। तो जो मियाँ साहब का बयानिया है कि वही अगले वज़ीर आज़म हैं, वो इस बयानिया को रीअश्योर कर रहे हैं, यानी कि उस बयानिया के खिलाफ बयान दे के वो दिली तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि मियाँ साहब को ही अगला वज़ीर आज़म बनाना तय पाया गया है। जैसे कि मियाँ साहब की पार्टी के अफराद बार बार ये कहते हैं कि गल हो गई है मियाँ साहब ही वज़ीर आज़म ने। अब इशू ये है कि जो भी हुआ है या जो भी बात हुई है उसके बाद वोट कहाँ से आएंगे? अगर वोटों के बगैर मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है तो वो तो फिर बन ही जाएंगे, वो तो इशू नहीं है। लेकिन वोट कैसे उनके पास आएंगे इसकी मुनासिब समझ नहीं आ रही, और ये ना हो कि ये बन जाए वज़ीर आज़म और बाद में फिर कोई ऐसी मूवमेंट आए जैसे भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ आ गई थी और चीज़ें सारी ख़राब हो जाए। मुल्क में इस वक्त बहुत अमन है। खान साहब को अंदर रख के PTI को जकड़ के कल जो उन्होंने बात की वहाँ पे UK में कि 13,000 लोग पकड़े थे जिनमें से 6-7 हज़ार अभी भी अंदर हैं। तो 13,000 लोगों को पकड़ के मुल्क में अमन बरकरार रखा गया है, तो फ्यूचर में कैसे रखा जाएगा ये भी एक अहम सवाल होगा, या इतने बंदों को तो पकड़ा ही जा सकता है। बहरहाल बिलावल साहब का ये बयानिया जो है कि ये नवाज शरीफ साहब के बयानियों को रीइंफोर्स करता है कि मियाँ साहब ही डील के तहत वज़ीर आज़म होंगे। देखते हैं कि बिलावल साहब इस बयानिए पे क्या असर डालते हैं और मियाँ साहब इस बयानियों को कैसे आगे खेलते हैं। जी राहत साहब। एक अहम मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को दरपेश है और वो है मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला, वो फैसला जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस वक्त तो सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ चैलेंज किया गया है, अपीलें दायर की गई हैं, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शहदा की जानिब से भी, उनके फोरम से भी इसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई है। बुनियादी तौर पर इसमें जो लीगल एक चीज़ है वो ये है कि इस्तगासा जो इस्तदा की गई है वो ये है कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ये जो बेंच बना था वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत नहीं बना, और इस दफ़ा जब नया बिल बनेगा, जब इनको इसको टेक ऑन करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो एक नया लार्जर बेंच वो बनाएंगे और उसमें वो 5 जजेस नहीं शामिल होंगे उस बेंच में जिन्होंने पहले फ़ैसला सुनाया था, और ये नंबर ऑफ़ जजेस भी 5 से ज़्यादा होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 7 होंगे, या जैसे भी चीफ जस्टिस और उनके साथ जो सीनियर जजेस होंगे वो फ़ैसला करेंगे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, पहला जो पॉइंट है उस पर ज़्यादा रोशनी तो आप डालेंगे, मैं तो शायद इस पर ख़बर सुना सकूं, ज़्यादा बात भी ना कर सकूं, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है
اور آج کی کہہ لیں کہ مین بڑی لیڈنگ چیز یہی ہے، وفاق نے اور تقریباً باقی صوبوں نے اور ایک دو اور انڈیپینڈنٹ فورمز نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل فائل کی ہے کہ وہ 23 جو اکتوبر والا فیصلہ تھا، جس میں 9 نومبر کے جو ملوث افراد تھے ان کو ملٹری کورٹس کے بجائے سول کورٹس میں ان کا ٹرائل کیا جائے، اس کو فیصلے کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اب یہ بات تو امپورٹنٹ ہے، 5 ممبر بینچ تھا جس نے یہ ڈیسیژن اس وقت دیا تھا، اور اس کے خلاف جو صوبوں کی طرف سے بھی پھر اپیلیں آئیں، شہداء فورم کی طرف سے بھی اپیلیں کی گئیں، کی طرف سے بھی اپیل آ گئی ہے، کے پی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپیل آ گئی ہے، تو یہ کافی زیادہ جو ہے، اور وفاق نے بھی اس میں اپیل فائل کر دی ہے، تو یہ کافی زیادہ اہم ایشو اب بنتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے اب جو بھی ایسے فیصلے آ رہے تھے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی ایشو انوالو ہوتا تھا، اس کو کمیشن کی طرف یا کسی اور سائٹ پہ موو کر کے اپنی جان چھڑا رہے تھے، اور یہ بھی جو انہوں نے بینچ بنایا تھا اس میں ظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ بینچ کے جو جج صاحبان، فاضل جج صاحبان ہیں، ان کا رجحان پچھلے چیف جسٹس کے ساتھ زیادہ تھا، اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان سے ان کے تھوڑے بہت نہیں بنتی ہے، اس قسم کے ظاہراً کہہ لیں اصولی اختلافات ہیں، اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی تھیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب دوبارہ ڈیسیژن آ گیا ہے، ڈیسیژن تو نہیں آیا لیکن جو اپیل فائل کی گئی ہے، اس میں کورٹ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی، اب یہ سب کچھ چیف جسٹس پہ آئے گا کہ وہ ادھر بینچ بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ایشو اہم ہے، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان ایسے ایشو پہ اپنی جان چھڑاتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ تو اعجاز الحسن صاحب نے اور ان کے ساتھ منیب اختر، یا فریدی، سید مظہر علی، اکبر نقوی اور عائشہ ملک نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، لیکن بہرحال اب اس کو کیسے لے کے آگے چلیں گے، اس پہ رانا صاحب آپ بھی روشنی ڈالیں۔ پریشر میرے خیال کافی آیا، آرمی کی طرف سے بھی کافی آیا، ریٹائرڈ جو آرمی کے لوگ تھے ان کی طرف سے بھی کافی آیا، اور انہوں نے جو چیز یہ محسوس کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہم سرحدوں کی حفاظت کریں اور پیچھے ہمارے گھروں پہ حملے ہوں، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرے خیال ایک اچھا خاصا سینسیبل پریشر تھا، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے، کیا اس کے اوپر، اس اپیل کے اوپر پھر وہ کیسے آگے چلتے ہیں۔ انٹرم گورنمنٹس نے بہرحال یہ اپیل فائل کی ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس میں۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی سیاست کرنے کی کوشش میں ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو ہمیشہ کی طرح دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چورن اس وقت موجود نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا قائد اس وقت جیل میں ہے، اس کی بلکہ ٹاپ لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے، اور یہ دونوں آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے رہے، اور 16 مہینے مل کر انہوں نے حکومت بھی خوب انجوائے کی۔ بہرحال اس جنرل الیکشن کے بعد بھی اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی تو ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیئرنگ کرنے کے لیے، بغل گیر ہونے کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جہاں تک فوجی عدالتوں کی بات ہے تو خواتین و حضرات، پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ فوج کے خلاف یا فوج کے اندر جس قسم کا بھی جو بھی شخص، چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ ملٹری پرسنل ہے، وہ جس بھی قسم کا جرم کرتا ہے اس کا ٹرائل فوجی قانون کے تحت اور فوجی کورٹس یعنی ملٹری کورٹس ہی کرتی ہیں۔ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب بچاؤ پٹیشن فائل کی تھی اعتزاز احسن صاحب نے، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو تھے، انہوں نے ایک ایسا بینچ بنایا جو کہ میرے نزدیک ایک ایسے لوگوں کا بینچ تھا جو پہلے سے ہی ان کو انسٹرکشنز دے دی گئی تھیں مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو کی جانب سے کہ آپ نے کس قسم کا فیصلہ کرنا ہے۔ خیر، سپریم کورٹ نے یہ کوئی پہلی دفعہ اس قسم کی حرکت نہیں کی جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوا ہو۔ ہماری تاریخ ایسے چیف جسٹسز سے اور ایسے ججز سے اور ان کے انتہائی بوسیدہ اور داغدار فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے فیصلے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہوں، ان کو تو میرا خیال چاہیے کہ عام لوگوں کو بھی اس میں باہر آنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔